और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आरएलडी चीफ अजित सिंह का कोरोना से निधन हो गया। आरएलडी के अध्यक्ष चौधरी अजित सिंह का निधन हुआ। 86 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। गुरुग्राम के निजी अस्पताल में वो भर्ती थे। कोरोना का इलाज चल रहा था। 22 अप्रैल को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। तो गुरुग्राम में आरएलडी के अध्यक्ष अजित सिंह नहीं रहे। एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 22 अप्रैल को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और आज उनका निधन हो गया गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में। वीपी सिंह की सरकार में उद्योग मंत्री रह चुके हैं, जाने माने चेहरे थे, और पीवी नरसिम्हा राव सरकार में खाद्य मंत्री रह चुके हैं। लंबा सियासी सफर रहा उनका, और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कृषि मंत्री रह चुके हैं। किसानों के नेता के तौर पर भी उन्हें जाना जाता था। 7 बार लोकसभा सांसद रहे अजित सिंह, यानी कि 7 बार सांसद चुनकर वो गए हैं। और 1986 में पहली बार राज्यसभा सांसद, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों पारियां उन्होंने निभाई हैं। 1989 में बागपत से लोकसभा सांसद बने थे। और अजित सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया और लिखा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजित सिंह के निधन से अत्यंत दुख हुआ। वो हमेशा किसानों के हित में समर्पित रहे। उन्होंने केंद्र में कई विभागों की जिम्मेदारियों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। और अजय सिंह के निधन पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया और लिखा कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजित सिंह के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। लंबे समय तक राजनीति में रहते हुए उन्होंने सदैव जनसेवा में अपने आप को समर्पित किया। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और शोकाकुल परिवार वालों को संबल प्रदान करे। जम्मू कश्मीर के शोपिया में एनकाउंटर हुआ। शोपिया मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हुए। एक ने सरेंडर किया। सर्च अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच अभी भी एनकाउंटर जारी है। दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले के कनिगाम में यह एनकाउंटर चल रहा है। यहाँ 4 आतंकियों के मौजूद होने की अभी भी आशंका है। इस मुठभेड़ में 3 आतंकी अब तक मारे जा चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक जिन आतंकियों संघ सुरक्षा बलों का एनकाउंटर चल रहा है वो अभी आतंकी संगठनों द्वारा हाल ही में भर्ती किए गए। तो इस समय सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। 3 आतंकी ढेर, एक ने सेना के सामने सरेंडर कर दिया है। शोपिया में यह मुठभेड़ चल रही है और अभी भी आशंका है कि और आतंकी वहां पर छिपे हुए हैं, लिहाजा अभी भी एनकाउंटर जारी है। दक्षिणी कश्मीर के अंदर इस समय यह एनकाउंटर चल रहा है। एक अभी सेना के सामने सरेंडर कर चुका है। 3 मारे जा चुके हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर मनोज कौल, संपादक जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, अभी क्या स्थिति है जब 3 आतंकी मारे जा चुके हैं, एक ने सरेंडर कर दिया, कितने की आशंका है और कितने वहां पर हो सकते हैं? देखिए आसिफ, ये ऑपरेशन जो है जो खत्म हो चुका है, एनकाउंटर खत्म हो चुका है और वहाँ अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर होता है, जब भी कहीं पर एनकाउंटर हो तो उसके बाद पूरा एरिया को सैनिटाइज किया जाता है। उसके 2 मकसद होते हैं। एक ये कि अगर कोई और आतंकी छुपा हो उसको ढेर कर दिया जाए या अरेस्ट किया जाए, और दूसरा ये कि अगर कुछ अनएक्सप्लोडेड आर्म्स एम्यूनिशन वहाँ पे हैं तो उनको जो है वहां से हटा दिया जाए। तो फिलहाल ये एनकाउंटर खत्म हो चुका है। 4 यहाँ पर मौजूद है, जिसमें से 3 ढेर कर दिए गए हैं और एक ने सरेंडर किया है। और ये जो आर्मी और जो पुलिस का कहना है कि ये चारों जो हैं ये रिसेंटली इन्होंने आतंकी सफों में ज्वाइन किया था और उस एनकाउंटर साइट से 4 पिस्टल भी बरामद किए गए हैं। जी मनोज जी, जो आतंकी सेना के हत्थे चढ़ा है वो बड़ी कामयाबी माना जाएगा, क्योंकि इंटेरोगेशन के अंदर काफी जो है सेना को मदद मिल सकती है। उसके कहां तार हैं, कितने आतंकी कहां पर छिपे हुए हैं?
जी बिल्कुल, देखें जब कोई आतंकी सर्वे करता तो डेफिनेटली उससे कई चीजें जो है और उन चीजों का पता लगाया जाता है। फिलहाल उस आतंकी को जो है पुलिस के हवाले कर दिया गया है और उससे पूछताछ की जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि आखिर कौन से ऐसे तत्व हैं जो लोगों को आतंक की तरफ जो है भड़का रहे हैं, आतंकी संगठनों को ज्वाइन करने के लिए उकसा रहे हैं। जो जैसे मैंने कहा कि ये जो पुलिस का जो कहना है, आर्मी का कहना है कि ये जो 4 आतंकी थे, ये रिसेंटली उन्होंने बंदूक उठाई थी और रिसेंटली उन्होंने आतंकी संगठन ज्वाइन किए थे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो उसकी जो क्वेश्चनिंग होगी तो उससे कुछ तार जरूर मिल सकते हैं। कम से कम उन लोगों के बारे में पता चल सकता है कि कौन जो नए जो नौजवान लड़के जो हैं जम्मू कश्मीर को, उनको वर्गला कर उन जहाद के नाम पर उन्हें आतंकी समूह में शामिल किया जा रहा है। जी हाँ जी मनोज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। मनोज कौल, संपादक जम्मू कश्मीर से जानकारी दे रहे थे। इस समय ये ऑपरेशन खत्म हो चुका है और आतंकी जो थे वो 3 आतंकी ढेर हो चुके हैं और एक आतंकी अभी सेना के हत्थे चढ़ चुका है और उम्मीद लगाई जा रही है कि इस आतंकी से बहुत सारी जानकारियां सेना को मिल सकती है। और झुंझुनू में लूट की बड़ी वारदात हुई। व्यापारी से 10 लाख रुपए लूट लिए गए। कैंपर से टक्कर मारकर ये लूट हुई। कैंपर सवार युवकों ने मारपीट की। उदयपुर वाटी से ये व्यापारी लौट रहा था। लूट के बाद पुलिस ने नाकेबंदी करवा दी। तो झुंझुनू में लूट की वारदात सामने आई है। यहां पर यह व्यापारी 10 लाख रुपए कैश के साथ लौट रहा था और उसी समय इसको कैंपर से टक्कर मारी गई। टक्कर मारने के बाद इस व्यापारी से पैसे लिए गए और उसके बाद आरोपी फरार। पुलिस के हाथ खाली। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता झुंझुनू इम्तियाज भाटी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। इम्तियाज, इस लॉकडाउन की स्थिति में जहां पर लोगों का सड़कों पर निकलना लगभग मना है, वैसे में एक व्यापारी 10 लाख रुपए कैश के साथ निकलता है और इतना ही नहीं, उसको बाकायदा कैंपर से टक्कर मारी जाती है। यानी कि जो लोग टक्कर मारते हैं उन्हें पता है कि इनके पास इतने पैसे हैं। क्या था पूरा माजरा इम्तियाज? जी आसिफ, ये झुंझुनू के सुल्ताना इलाके का मामला है और एक व्यापारी है चिड़ावे का, सौरभ सुल्तानिया। वो अपना कोई सामान डाल के उदयपुर बाटी से वापस चिड़ावा जा रहा था और उसके पीछे जोड़ है किशोरपुरा का, वहां से एक कैंपर खड़ी थी। वो कैंपर उसके पीछे लगती है और थोड़ी दूर चलने के बाद पिकअप के टक्कर मारी जाती है और टक्कर मारने के बाद 3 युवा जिनके पास हथियार भी बताए गए हैं उससे मारपीट करते हैं और मारपीट कर उसमें जो एक बैग में 10 लाख रुपए रखे हुए थे वो लेकर फरार हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस ने अभी तक नाकाबंदी करवाई, अभी तक उन आरोपियों को कोई पता नहीं चला है। पुलिस मौके पे है और स्क्वाड डॉग वगैरह सब वहां पर पहुंच गए हैं, सब वहां पर जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक आरोपियों को कोई पता नहीं चल रहा है। जी आसिफ, पुलिस ने इस बारे में कुछ कहा कि कोई सुराग पुलिस के हाथ लगा या वो व्यापारी ने उनकी शिनाख्त की है कि आरोपी कौन थे? कुछ पुलिस इसकी जिम्मेदारी ले रही है कि कुछ समय के अंदर आरोपी पकड़े जाएंगे? जी अभी तक पुलिस ऐसा कुछ बोलने के लिए तैयार भी नहीं है। पुलिस के जो टीमें हैं, डीएसपी है, वो अलग अलग इलाकों के अंदर अपने आप को व्यस्त किए हुए हैं, अलग अलग इलाकों में लगे हुए हैं। मौके से निकलने के बाद पुलिस अभी तक कोई इस मामले में कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो पीड़ित है उसका यह कहना है कि 3 युवक थे, तीनों ने मास्क लगा रखे थे और पता नहीं चला कौन है क्या है और उसे मारपीट की और हथियार दिखाएगा और उसे लेकर फरार हो गए। जी इम्तियाज, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और भरतपुर में जुआरियों पर शिकंजा कसा गया। 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। जुआरियों के पास से 72,000 रुपए कैश जब्त किया गया है। 6 बाइक, 9 मोबाइल फोन बरामद किए गए। क्यूआरटी टीम ने यह कार्रवाई की। खो थाना पुलिस की एक टीम ने ग्राम गदरवास और अलीपुर के पहाड़ों से 10 जुआरियों को जुआ खेलते गिरफ्तार कर 72,000 रुपए, 6 मोटरसाइकिल, 9 मोबाइल फोन
बरामद किए। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि थानाधिकारी धारा सिंह के नेतृत्व में लगातार मिल रही शिकायतों को अलीपुर के पहाड़ों में पुलिस की टीम गठित कर दो तरफ से घेराबंदी कर जुआरियों को पकड़ा गया। जुआरियों में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भी निवासी थे। 2 हरियाणा के और 2 उत्तर प्रदेश के। लगातार शिकायतें मिल रही थी कि बाहर से लोग आकर बड़े स्तर पर जंगल में जुआ खेलते हैं, जिसको लेकर क्यूआरटी टीम गठित की गई और दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। और ये खबर भीलवाड़ा से है। गोवर्धनपुरा गांव के कुएं में पैंथर गिर गया। वन विभाग ने इसे रेस्क्यू कर लिया। रेस्क्यू के दौरान पैंथर भाग भी छूटा। पैंथर के भागने से गांव में हड़कंप मच गया। गोवर्धनपुरा गांव में कुएं में पैंथर गिरने का ये पूरा मामला है और वन विभाग द्वारा मजबूत सीढ़ियों से पैंथर कुएं से निकालकर जंगल की ओर भागा। पहले पिंजरा लगाने के बाद भी पैंथर नहीं निकल पाया था। कुएं से क्षेत्रीय वन अधिकारी भंवरलाल बारक ने इस मामले में जानकारी दी है। और ये खबर चूरू के सरदार शहर से है, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों के आने के बाद पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच शुरू कर दी। और कोरोना ने फिर से सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। देश में 4 लाख के पार नए मामले पहुंच चुके। 24 घंटे में 4,12,262 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 3,982 लोगों की जान जा चुकी है। देश में कोरोना का कोहराम जारी है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के कई मामले अब तक दर्ज हो चुके हैं और रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं। बुधवार को देश में कोरोना के 4,12,618 नए मामले सामने आए थे। ये दूसरी बार है जब देश में कोरोना केस 4 लाख के पार करते हैं। इससे पहले 30 अप्रैल को देश में कोरोना के 4,02,351 नए मामले सामने आए थे। वहीं कोरोना से होने वाली मौतों ने भी एक नया रिकॉर्ड बनाया। पिछले 24 घंटे में 3,980 लोगों की जान चली गई। पहली बार एक दिन में कोरोना से इतने मरीजों की जान गई है। ऑक्सीजन संकट पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुबह 10:30 बजे केंद्र सरकार से जवाब मांगा। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर यह जवाब मांगा गया। ऑक्सीजन संकट पर कल भी सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने दिल्ली समेत देश भर में सप्लाई पर जवाब मांगा है। बढ़ती जा रही मुश्किलें, कैसे बचे प्राण। ऑक्सीजन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती। कैसे हो रही सप्लाई, बताओ पूरा प्लान। हर तरफ हाहाकार, ऑक्सीजन दो सरकार। न बीमारी थम रही है, न मौत रुक रही है। हाहाकार मचा है। ऑक्सीजन के लिए केंद्र और कोर्ट में तकरार चल रही है। दिल्ली में मांग के मुताबिक ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर पाने पर हाई कोर्ट ने केंद्र को न सिर्फ कड़ी फटकार लगाई थी, बल्कि ऑक्सीजन सप्लाई से जुड़े अफसरों को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश भी दिया था। इससे परेशान केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी नरमी तो दिखाई, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई पर उसे कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि सुनवाई के आखिर में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के अवमानना नोटिस पर रोक लगा दी। आपको बता दें कि बुधवार को कोर्ट को यह बताया गया कि दोपहर तक दिल्ली में 351 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंची। अब गुरुवार को कोर्ट ये जानकारी लेगा कि देर रात तक दिल्ली को ऑक्सीजन की कितनी सप्लाई हुई, साथ ही बेहतर सप्लाई के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और जोधपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहे आसाराम को बुधवार रात जेल से महात्मा गांधी अस्पताल शिफ्ट किया गया। जेल में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि के 3 दिन बाद अचानक तबीयत बिगड़ने पर जेल प्रशासन ने आसाराम को महात्मा गांधी अस्पताल
ले गए। कोरोना वायरस के चलते ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होने पर आसाराम को अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाया गया। हालांकि हालत बिगड़ते देख अब आसाराम को एम्स जोधपुर भेजने की तैयारी की जा रही है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले आसाराम की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उनका जोधपुर सेंट्रल जेल में इलाज चल रहा था। आगे बढ़ते हैं। दौसा जिले के बांदीकुई में एसबीआई बैंक के बाहर जुटी भीड़ कोरोना संक्रमण को आमंत्रित कर रही है। भीड़ उन बुजुर्गों की है जो वृद्धावस्था पेंशन लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। इनमें कुछ निराश्रित पेंशन और विधवा पेंशन वाली महिलाएं भी हैं। ये लोग डिजिटल बैंकिंग से पूरी तरह अनजान हैं। जाहिर है उन्हें बैंकों में आकर ही अपनी राशि लेनी पड़ती है। बैंक के अधिकारियों का कहना है कि बैंक खुलने का निर्धारित समय 10 बजे का है, लेकिन लोग सुबह 8 बजे से ही आकर बैंकों के बाहर लाइन लगा लेते हैं। बैंक हो, बाजार हो या फिर बस स्टैंड, हर जगह कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। दौसा के बस स्टैंड की तस्वीरें आप देखिए, जहां रोडवेज बस जैसे ही आकर खड़ी होती है वैसे ही यात्रियों के बीच बस में चढ़ने की होड़ मच जाती है। इस दौरान गाइडलाइंस की ऐसी की तैसी हो जाती है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग, ना मास्क की फिक्र। हालांकि सीट भर जाने के बाद ड्राइवर और कंडक्टर ने बाकी लोगों को नीचे उतार दिया, लेकिन जिस तरह से बस में चढ़ने के दौरान होड़ मच रही है, उससे संक्रमण का खतरा दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार को इस बाबत जवाब देना है कि देश भर के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई की सुनिश्चित की जाए। ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई चल रही है। कल भी यह सुनवाई हुई थी, आज फिर सुनवाई होनी है। सुबह 10:30 बजे केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना है। सुशील पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। क्या केंद्र सरकार ने सुशील जवाब तैयार कर लिया है सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से केंद्र सरकार की तैयारी पूरी होगी। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से कल ये असमर्थता जताई गई थी कि जो फिलहाल ऑर्डर है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई फिलहाल अभी दबाव न बनाया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल केंद्र सरकार को इस बात पर फटकार लगाई कि जब सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि राजधानी दिल्ली में 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाए, तो फिर दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने एक तो गलत जानकारी दी, और जब गलत जानकारी दी तो उसके बाद उसकी नाराजगी को लेकर सुप्रीम कोर्ट आप पहुंच गए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार से आज सिर्फ ये पूछा है कि देश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर क्या रोड मैप केंद्र सरकार के पास है। वही दूसरा कि 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को कैसे सप्लाई किया जाएगा। केंद्र सरकार ने अभी तक दिल्ली को कितना ऑक्सीजन दिया है, इसकी भी एक विस्तृत जानकारी मांगी है। वहीं केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है कि क्या तमाम राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए केंद्र सरकार के पास कोई ऐसा रोड मैप है जिससे ये देखा जाए कि किस राज्य को कितना ऑक्सीजन मिल पाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली में तमाम जो पेशेंट्स हैं वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में ये कहा था कि अगर 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन उनको दिया जाए तो हो सकता है कि दिल्ली की स्थिति में बदलाव देखा जाए, क्योंकि राजधानी दिल्ली में फिलहाल ऑक्सीजन का कोई सोर्स नहीं है, जिसकी वजह से इस प्रकार की कवायद शुरू की गई थी। बहरहाल केंद्र सरकार से सवाल जवाब किया है। अब देखना बेहद अहम होगा कि केंद्र सरकार कौन सी तैयारियों का खाका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और क्या सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के जवाब से संतुष्ट होता है, ये फिलहाल थोड़ी देर में साफ हो पाएगा। बिल्कुल सुशील, बहुत महत्वपूर्ण बात है आपने कही कि क्या कुछ तैयारियां लेकर केंद्र सरकार पहुंचती है और पूरे देश को जो है वो किस तरीके से बिना निर्बाध तरीके से जो है वो सप्लाई होती है। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। प्रदेश भर में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है, जिसकी पालना को लेकर टोंक शहर की फल मंडी में नगर परिषद आयुक्त
जायजा लेने पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था बनाने में सभी वॉलंटियर को दिशा निर्देश दिए। मंडी सचिव भी यहां लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और कोरोना संक्रमण से बचने के तमाम प्रयासों के बारे में लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता दौलत पारिक ने जायजा लिया, देखते हैं इस रिपोर्ट। हमारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है और टोंक के कृषि मंडी के बाहर हम खड़े हैं, देख पा रहे हैं आप यहाँ नगर परिषद की टीम है वो पूरी तरह से मुस्तैदी से उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है जो बेवजह आए हैं और वो तमाम सारी चीज़ें वो हो रही है। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम मुख्य गेट है वहाँ नगर परिषद की जो टीम है बहुत ही ज़रूरी लोग हैं उनको यहाँ आने जाने दिया जा रहा है और मंडी से संबंधित जितने भी कामकाज है जो लोग मंडी से संबंधित लोग हैं उन्हीं को यहाँ आने जाने दिया जा रहा है। नगर परिषद के आयुक्त यहाँ मोर्चा संभाले हुए हैं और पूरी टीम के साथ में वो कोशिश की जा रही है कि ज़रूरत के सामान से संबंधित लोग ही यहाँ पहुँचे। मंडी में जिनको काम है वो ही लोग यहाँ आए और अब भीड़ देख सकते हैं यहाँ पर जो लोगों की भीड़ है वो यहाँ मंडी है इसलिए ये देखने का आ रही है। हालांकि यहाँ पर लोगों के मास्क लगे हुए हैं। ये जो टीम है वो कोशिश कर रही है कि उन लोगों को पूरी तरह से रोका जाए। नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि किस तरह की कार्रवाई, किस तरह का मुस्तैदी यहाँ आप सुबह से ही संभाल रहे हैं। जी, क्या कुछ मंडी में लोगों की जो भीड़ है वो कम होने का नाम नहीं लेती है? तमाम तरह की जो कोरोना संक्रमण की बातें हैं वो सामने आती है और टोंक की बात करें तो संक्रमण का खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मंडी में किस तरह का कार्रवाई, किस तरह का माहौल आप बना रहे हैं? पहले मूलतः सब्जी मंडी और फल मंडी एक ही जगह थी। आप मंडी सेक्रेटरी साहब हैं रतिराम जी, तो हमने एक ज्वाइंट बैठक की और पूरा एक डेटाबेस तैयार किया कि भाई कितने लोगों की सब्जी मंडी में सब्जी बेचते हैं, कितने लोग फल बेचते हैं। हमने इस सब्जी मंडी को 2 जगह डिवाइड कर दिया है। सब्जी मंडी एक दूसरी जगह शिफ्ट कर दी जो कि अनाज मंडी का एक बड़ा कैंपस है और फल मंडी को उधर ही रख लिया है। जो वर्कर्स है, जो वॉलंटियर है, वो पूरी ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का प्रवेश जो है वो ज़रूरत के हिसाब से ही हो, मास्क लगा हुआ हो। आप देख सकते हैं बिना मतलब जो भी आ रहे हैं उनसे पूछताछ करने के बाद ही आगे की जो है अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौलत पारिक, टोंक। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती बरत रही है। पिछले 4 दिनों से बिना वजह घूमने वाले लोगों को पुलिस क्वारंटाइन भी कर रही है। दौसा में भी पुलिस ने अब तक करीब 200 लोगों को क्वारंटाइन किया। बिना वजह घूमने वालों को क्वारंटाइन करके दौसा के सावित्रीबाई छात्रावास में रखा जा रहा है, जहां लापरवाह लोगों की दूसरे दिन सैंपल इन कराई जाती है। सैंपल जांच में नेगेटिव आने पर ही घर जाने की अनुमति दी जाती है। अगर क्वारंटाइन सेंटर से कोई पॉजिटिव आया तो उसे 14 दिन के आइसोलेशन पर रखने के निर्देश है। आज भी दौसा पुलिस बेवजह घूमने वालों को क्वारंटाइन कर रही है। हाँ, जो लापरवाह हैं बिल्कुल ही बार बार समझाइश के उपरांत भी वो घर पर नहीं रुक रहे, तो उनको जो है डिटेन करके क्वारंटाइन किया जा रहा है।